हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ का लास्ट टाइम हमने देखा था वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है वो देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक्स वाई प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। एक्स वाई प्लेन में कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग ए एंड बी। ए है ए, जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग 5, -1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं 1, 2। ये 2 पॉइंट हैं और यहाँ पर बी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग इसको। ए पर जो चार्ज है वो सपोज करें अपन, इसको सुविधा के लिए हम ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर ले लेते हैं 15 माइक्रोकूलम। ये 2 चार्ज हैं। हमें फाइंड करना है कि जो चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है इसकी वजह से बी पर कितना फोर्स है। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट ए। ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट, और सपोज करें कि अपने को जो ऑप्शन है वो भी आई कैप जे कैप मतलब वेक्टर फॉर्म में हमें आंसर दे रखा है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ए है, उसकी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई की वैल्यू मीटर में है एंड एक्स और वाई किस में है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है वो ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये मीटर में है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मीटर में है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अपन कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो ओरिजिन की रेस्पेक्ट में मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 i कैफ माइनस जे कैफ। ए हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली इसी प्रकार से हम बी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं i कैफ प्लस 2 जे कैफ। तो ये अपने को जो कल पढ़ा था हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में, उसके उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन ये था इसका फॉर्मूला कि बी पर निकालना है तो फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस टाइप से रहेगी कुछ। तो पोजीशन वेक्टर आगे वाले में से हम ले पीछे वाले का सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर को, Q इंटू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज लेंगे। अब देखें हम लोग आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से कि पोजीशन ऑफ पॉइंट ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, इसमें से हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो देखो बच्चों 5 i कैफ आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस ए का पोजीशन वेक्टर को रखेंगे तो 5 i कैफ माइनस जे कैफ, और इसको कंप्लीटली फाइनल सॉल्व करें हम लोग तो ए आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर माइनस का 4 i कैफ माइनस और माइनस प्लस 3 जे कैफ, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग कि मॉड ऑफ आर बी माइनस आर ए, तो ये आ जाएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीटर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर, ये जो मोड है इसका। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू के, हमने कल देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ QA 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू 15 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 5 का क्यूब इंटू ये जो वेक्टर आया था उसको हम पुट कर देंगे माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए इधर रब कर दे रहा हूं मैं। FV A इक्वल्स टू 930 कितना हो जाएगा 9 × 2 × 15 अपॉन 5 × 5 × 5 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व करें बच्चों हम तो ये आ रहा है 10⁻³ 3 4i कैप प्लस 3j कैप। इसको और सॉल्व करके देखें हम लोग तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो देख लेंगे हम लोग इसको 54 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻3 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। और भी इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट अपने को एक कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि अगर वेक्टर फॉर्म में कभी ऑप्शन वगैरह दिए गए हों तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो ये हमने कल वेक्टर फॉर्म देखा था, उसके द्वारा एक फॉर्मूला लगाए। अगर हाँ इसमें हम अगर दूसरे चार्ज पर निकालते हैं जो ए पर रखा हुआ है तो उसमें भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आता, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर साइन चेंज हो जाता। ये डायरेक्शन बदलने की वजह से साइन चेंज हो जाता। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो जितना, जैसे कि ऑप्शन किस टाइप के दे रखे हैं। मेरा मतलब पर्पज था कि तुम्हारे को वेक्टर फॉर्म में आंसर कैसे लाएं वो एक बार माइंड में रहना चाहिए। तो एक अपन ने ऐसा क्वेश्चन करके भी देखा आई कैप जी कैप की फॉर्म में। और अगर इसमें एक कोऑर्डिनेट और दिया होता एक्स वाई के बाद जेड और दिया होता तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता इसमें। इसमें होता क्या आई कैप जे कैप फिर के कैप का टर्म और आ जाती और सॉल्व करने का मेथड ठीक इसी प्रकार से रहता। चलो स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। और सपोज करें कोई स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं और इन पॉइंट्स का पॉइंट चार्ज का मास मान ले रहा हूं मैं। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। मास m1 m2 या न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। चलो, इसका मास है 1 kg और इसका मास है बच्चों 2 kg। ऐसे करते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू अपन ने ले ली है 1 kg एंड 2 kg। ये कोई 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, मीन्स कोई भी फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है। और इन जो 2 चार्ज पार्टिकल हैं जो कि दोनों प्लस के हैं, सपोज करा दोनों प्लस के हैं, मतलब इनकी जो नेचर है वो दोनों के सेम है। अब इन चार्ज को अगर हम रिलीज कर दें तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मीन्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल टू दी सेकंड चार्ज पार्टिकल। हमें एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है कि A1:A2 क्या होगा। पहला क्वेश्चन एक बार समझें, रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो चार्ज पार्टिकल स्मूथ प्लेन पर रखे हुए हैं, प्लेन में रखे हुए हैं, सरफेस पर रखे हुए हैं और इनको हम रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने के बाद हमें इनके एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा पार्ट मान सकते हैं हम लोग कि अगर किसी टाइम, यदि किसी टाइम m2 की वेलोसिटी दे रखी है, हमें m2 की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ही इनको छोड़ेंगे एक्सेलरेशन की वजह से इनकी स्पीड बढ़ेगी और किसी टाइम की इंस्टेंट की बात करें हम लोग तो सपोज करें m2 की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो उस टाइम, उस समय पर पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है कि अगर किसी टाइम 2 kg का जो पार्टिकल है, ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। आफ्टर दैट इसमें और भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, बट अभी इतना सफिशिएंट है। दो ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बच्चों, कल मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कैसे लगता है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये जो सिस्टम मान रहे हैं, किससे बना हुआ सिस्टम मान रहे हैं, 2 चार्ज से बना हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पर कोई बाकी का एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ये इंटरनल फोर्स है कि Q1 ने Q2 पर लगाया उतना ही Q2 ने Q1 पर लगाया, पर नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर, 0 है। ये हमें मालूम होना चाहिए। इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि रेशियो की बात करें हम लोग तो हमें मालूम है, पहले सॉल्यूशन देखें हम लोग कि जो फोर्स है वो सेम रहेगा। एफ क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। पर हमें मालूम है एफ दोनों पर क्या रहेगा, कांस्टेंट है, सेम रहेगा फोर्स किसी भी टाइम पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सेम रहेगा। दोनों का जो फोर्स है, जैसे सपोज करें अभी इस पर जितना भी न्यूटन है 50 न्यूटन है तो इस पर भी 50 न्यूटन ही रहेगा। बट थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इस पर 50 न्यूटन नहीं रहेगा, फिर घट जाएगा, कितना भी हो सकता है। सपोज करें 50 से 40 न्यूटन रह गया तो उस समय इस पर भी कितना रहेगा, 40 न्यूटन ही रहेगा, 40 न्यूटन ही रहेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी समय पर अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के फोर्स की बात करें तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F = m = कांस्टेंट। दोनों पार्टिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये जो A है, A हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम है और सेम है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 = m2/m1। समझे हम लोग। ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला है ही से, अपन ने बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि F = m होता है। अब चूंकि F दोनों पर सेम है तो सेम है, तो जो एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और जो रेशियो लेंगे हम लोग तो रेशियो हो जाएगा A1/A2 = जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन होता है तो हम एक ऐसा याद करने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि 1 के सामने 2 वाली टर्म आएगी और 2 के सामने 1 वाली टर्म आती है। तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या हो जाएगा, ये फाइनली 2:1, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। ये इनका पहले पार्ट का आंसर आ गया कि दोनों पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का रेशियो रहेगा, जो हल्का पार्टिकल है जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, जो हैवी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की, कि इनको रिलीज करें हम लोग, और रिलीज करने के बाद किसी इंस्टेंट पर अगर 2 kg मास, 2 kg के मास की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो उसी टाइम इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि इस पर
नेक्स्ट जो है इस सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल बच्चों 0 है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये हो गया कि P इनिशियल बराबर फी फाइनल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग का जब रिलीज किया गया था तो ये सिस्टम रेस्ट में था, मतलब P इनिशियल 0 है और P फाइनल हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल टू 0। बच्चों 0 क्यों रख दिया, क्योंकि जब हमने पार्टिकल्स को रिलीज किया तो 0 रेस्ट में थे, तो इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का वो 0 था। अब देख तो इसका मतलब अभी भी 0 ही होना चाहिए, मीन्स इनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं इसमें m1 है 1, v1 का पता नहीं है कि कितना है, प्लस m2 कितना है बच्चों, m2 है 2 kg इंटू 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सॉल्व करें हम लोग तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड ए स्पीड आ गई है किसकी, 1 kg की ब्लॉक की। यहाँ पर ए माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसी समय ये जो है पार्टिकल ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा 11th के कंसेप्ट अपने को काम आए हैं, जो कि हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जब भी जो चार्ज है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रहा हो, जब फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन हम ऐड कर सकते थे, कैसे कि रिलीज करने के बाद ए वाला ब्लॉक इतने मीटर चला, तो बताइए ए वाला ब्लॉक कितने मीटर चलेगा। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि यहाँ पर जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो स्टार्टिंग में कैसा था, रेस्ट में था। तो रिलीज करने के बाद भी वो रेस्ट में ही रहेगा, मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ले सकते हैं। या एक क्वेश्चन में बता ही देता हूँ तुम्हारे को कि अगर रिलीज करने के बाद किसी टाइम में ए 2 kg वाला ब्लॉक सपोज करें 10 मीटर चल गया, इधर की तरफ ये कितना डिस्प्लेस हो गया, 10 मीटर, तो ये कितना चलेगा। तो हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पर रखना है। सेंटर ऑफ मास क्या है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, 0। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स सी एम है वो क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो अपन ने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था उससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, और चूँकि इसकी वैल्यू है 0। तो देखें हम लोग क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर रिलीज करने के बाद ये 2 kg का जो पार्टिकल है, अगर ये 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उतनी ही टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो हम ये देख रहे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, तो अपन ने फॉर्मूला रखा और रेस्ट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0। अब आफ्टर दैट आगे चर्चा करें हम लोग, तो यहाँ पर m1 तो 1 kg है, ये हमें मालूम नहीं है डेल्टा x1 कितना आएगा, इक्वल टू m2 2 kg दे रखा है हमें, ये दे रखा है 10 मीटर। तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व किया तो डेल्टा x1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 मीटर। माइनस का 20 फिर से अगेन किसको शो कर रहा है कि ए वाला ब्लॉक 10 मीटर जाएगा, उतने ही टाइम में ए वाला ब्लॉक कितना जाएगा, इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर चलेगा। तो इस कंसेप्ट से भी हम निकाल सकते थे, या फिर वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से भी हम निकाल सकते थे। हाँ स्टूडेंट, अब हम बड़ी क्वेश्चन करने के लिए, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करने के लिए हम एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है अपने लिए, 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाले
चैप्टर में या वेब मोशन अपन ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट अपना आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है अपने को। तो इसका मेन जो कंसेप्ट है या मेन जो कि ये कहाँ पर काम आता है सर, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी अपने को दो से ज़्यादा वेक्टर को सम करना पड़ जाए उस जगह पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 मान ले रहा हूँ मैं, या सपोज करें एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज जो है वो Q0 है, जिस पर कि हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं Q0 है। अगर इस पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, कितना फोर्स लगेगा तो हम इजी वे में बता सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके Q0 पर फोर्स बता सकते हैं। अगर कोई और पार्टिकल, इसके चार्ज पार्टिकल आ जाए यहाँ पर, सपोज करें Q2 को और रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि अब ये भी फोर्स लगाएगा। एक और पार्टिकल को रख दें हम लोग, सपोज करें चार्ज पार्टिकल Q3 को भी रख दें तो ये भी फोर्स लगाएगा। तो अब हम बात करें कि Q0 पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो ये हम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि किसी भी पार्टिकल पर टू और मोर देन टू चार्ज पार्टिकल के कारण जो नेट फोर्स लगता है वो सभी फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जितने भी फोर्स लगेंगे उन सब का हम क्या कर देंगे बच्चों, वेक्टर सम कर देंगे। तो देखें हम लोग कि सब चार्ज हमने पॉजिटिव लिए हैं, तो एक कितना इधर की डायरेक्शन जो रहेगी इस पर फोर्स की डायरेक्शन, इसकी वजह से वो कितनी हो जाएगी कि F0 पर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो ये हमने डायरेक्शन बनाई। इसकी डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो ये रहेगा इधर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन F Q0 पर किसकी वजह से, 2 की वजह से इधर की तरफ। इसी प्रकार से हम इसकी वजह से बात करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इधर की तरफ, F0 किसकी वजह से, 3 की वजह से, या nth कोई भी और भी हम पार्टिकल ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, द फोर्स ऑन ए चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मोर देन 2 चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग कि F नेट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इन सभी फोर्स का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इस प्रकार से F, अगर और भी होते तो उनका भी हम वेक्टर सम कर देते। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, हिंदी में बोले इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत। कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, किसी भी आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये तो अपने को पता चल गया कि वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसमें अपने को वेक्टर की नॉलेज होना जरूरी है। तो देखेंगे हम लोग कि वेक्टर जितना रिक्वायर्ड है कुछ अपन भी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो ये अपन ने देखा स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, उसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी बताता है कि नेट फोर्स इतना होगा, साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि अगर दो फोर्स के बीच, 2 चार्ज हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अदर चार्जेज की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से वो अफेक्टेड नहीं होता है। कैसे, एक बार और समझें हम लोग इसको कि सपोज करें हम लोग कि एक कोई 2 ही चार्ज हैं, तीसरा चार्ज नहीं है, ये 2 ही चार्ज है, तीसरा चार्ज यहाँ पर नहीं है, Q0 ही था ओनली, और इस पर फोर्स लग रहा है। सपोज करें इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए हमने मान लिया कि 5 न्यूटन लग रहा है, इनके बीच का फोर्स कितना है, अब 5 न्यूटन है। अब मैं यहाँ पर कोई और चार्ज को रख देता हूँ, Q2 को रख देता हूँ, तो अब मैं कहूँ कि Q0 पर अब कितना फोर्स लगेगा, तो अब कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट, तो अब 5 न्यूटन नहीं लगेगा क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो इसका भी कुछ रिजल्टेंट जुड़ेगा, घटेगा, तो इसलिए हम 5 न्यूटन तो नहीं कह सकते, कुछ और फोर्स लगेगा। बट अभी भी इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कितना रहेगा, तो अभी भी इन दोनों के चार्ज के बीच का फोर्स कितना रहेगा, पहले के बराबर ही रहेगा। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये भी मालूम चलता है कि 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो अदर चार्ज
कि प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। हाँ, किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, बट दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो पहले के बराबर ही रहेगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एफ नेट जो है वो सभी फोर्सेज का वेक्टर सम के बराबर रहेगा। हम इस पर क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ एक बेसिक बातें हम देखेंगे वेक्टर से रिलेटेड, कि वेक्टर से रिलेटेड बेसिक जो है कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। कि दो फोर्स हैं F1 एंड F2, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। ये रिवीजन की हिसाब से इसको बताया जा रहा है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ये तो अपन 11th क्लास के वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब तुम्हारे को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तब बताया जाता है कि बच्चों ये वेक्टर अपने को फिजिक्स में खूब काम आएगा, 11th में एज वेल एज 12th में, इसलिए अपने को वहाँ पर भी जोर देकर बताया गया था। कि अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो फोर्स हैं F1 एंड F2 और इनके बीच का एंगल ले लेते हैं हम लोग, थीटा है। इनके बीच का एंगल है बच्चों थीटा। तो इनको हम वेक्टर सम करेंगे F1 और F2 को, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहीं ना कहीं इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इनके दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं और आ जाए, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही लाई करेगा। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स सपोज करें हम लोग A है FR वेक्टर, ए F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 से सपोज करें कितना एंगल बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें कुछ एक दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं कि एक तो FR की जो मैग्नीट्यूड है वो होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ए ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, वेक्टर ए है, ए बी है, तो उस समय हम आर बराबर लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वही फार्मूला है, कोई नया नहीं है। तो हमें ये फार्मूला अगेन काम आएगा, तो इसको मैंने तुम्हारे को बता दिया है। और डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि दोनों के बीच में लाई करेगा। हाँ, अगर F1 और F2 बराबर हो जाए, इफ F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, बहुत सी जगह अपन देखेंगे ये सेम रहेंगे, तो उस समय इतना मालूम होना चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच आएगा, बिल्कुल एक ठीक बीच में लाई करेगा। देन क्या हो जाएगा, देन इन दिस कंडीशन जो एल्फा है वो हो जाएगा थीटा बाई 2। अदरवाइज तो जो जनरल फॉर्मूला उससे निकालेंगे हम एल्फा की वैल्यू। बट अगर दो फोर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों फोर्सेज के बीच में आएगा, दोनों वेक्टर के बीच में आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बट ये रिजल्ट जो है वो स्पेशल कंडीशन के लिए है कि दोनों के दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो। अदरवाइज जो अपन बड़ा सा जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, उससे हम देखते हैं कि tan एल्फा बराबर कितना होता है। तो स्टूडेंट ए है। अब इसमें कुछ एक पॉइंट्स की और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि वो जो पॉइंट्स हैं लर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं, जिनको अपन डायरेक्ट याद रखें तो कंपटीशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए अपने को बहुत टाइम सेविंग हो जाएगी, वहाँ पर बहुत टाइम बच जाएगा। वरना तो अपन इनको सॉल्व करें तो 1-2 मिनट लग जाएंगे, जबकि वो तुरंत सेकंडों में हो जाता है काम। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, पहला पॉइंट जिसको अपन को याद रखना है कि इफ थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, या फिर उनकी डायरेक्शन कैसी हो, सेम डायरेक्शन में हो, दोनों कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल F1 वेक्टर जिधर है उधर ही F2 वेक्टर है, तो FR कितना हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट करें थीटा की जगह 0, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा F1 प्लस F2। डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। कब करते हैं डायरेक्ट ऐड, जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि दो फोर्स हैं, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और F1 बराबर क्या है, F2 के बराबर है। F1 बराबर कैसा है बच्चों, F2 के बराबर है। और किसके बराबर है, वो F है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, F है। ये जो मोड है इनका वो F के बराबर है। तो देख रहे हैं हम लोग कैसे
इस फॉर क्या आएगा कि ए हो गया एफ और इधर हो गया एफ, ये दो फोर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, कितने डिग्री के एंगल पर हैं, 60 डिग्री के कोण पर हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही रिजल्ट आने वाला है, बट अपने को थोड़ा याद रहे तो टाइम सेविंग हो जाता। तो ये हो जाता है ऐसी कंडीशन में √3f कि एक कोई सा भी एक फोर्स ले लें उसका √3 टाइम्स, और कितने एंगल पर आएगा ये रिजल्टेंट, ये तो अपन ने देखा ही है कि मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में आएगा, तो ये 30 डिग्री पर रिजल्ट आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये देखा हमने, और देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के लिए चर्चा करें हम लोग तीसरा पॉइंट कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो बच्चों, जैसे कि बात करें हम लोग ए F1 वेक्टर है और ए F2 फोर्स इधर की तरफ है, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड सेम होए कोई ज़रूरी नहीं है बट ऐसा है, इधर की तरफ ए FR है, तो FR है तो ये हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए FR इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और इफ़ F1 बराबर F2 हो जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि FR जो है वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ कोई सा भी वन फोर्स का √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। आप फोर्थ पॉइंट की चर्चा करें हम लोग कि इफ़ थीटा बराबर 120 डिग्री एंड F1 बराबर F2 है, मतलब कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। किस टाइप से कि F वेक्टर इधर है और F वेक्टर इधर है 120 पर, ये एंगल है 120। इनका जो वेक्टर सम करेंगे हम लोग, तो अगर हमें पहले से मालूम है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जब भी कोई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो F के बराबर ही आ जाता है, और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कितनी डिग्री पर आएगा, बीचों बीच का मतलब 60 डिग्री पर उनका रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। एक लास्ट पॉइंट और है कि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ़ थीटा इक्वल टू है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हो, दोनों की दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब कि एक फोर्स इधर की तरफ हो और एक फोर्स इधर की तरफ हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं उसके लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं FR इक्वल टू, ऐसी कंडीशन हो जाएगा F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, मीन्स डायरेक्ट हम उनके उसको घटा देते हैं, मैग्नीट्यूड को घटा देंगे, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये अगर हमें लर्न है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन ईजी वे में और कम टाइम में कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट क्या याद रखना है अपने को कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो बच्चों, 0 डिग्री हो या दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हम उन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, जिधर उनकी ऑलरेडी डायरेक्शन है उधर ही रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन जो केस नंबर 2 है वो 60 डिग्री के लिए है, और वो कुछ उसमें कंडीशन और क्या लग रही है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम हो। इतना ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था उसको हम फॉलो करेंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो √3 टाइम्स हो जाएगा एक किसी का। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है तो अनइक्वल फोर्सेज हैं तो ऐसे लिख लेंगे, और इक्वल है तो √2 टाइम्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने 120 डिग्री के दो फोर्स हैं, 120 डिग्री पर दो फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो सम करेंगे वेक्टर सम वो F के बराबर ही आएगा, बीचों बीच का मतलब 60 डिग्री पर आएगा। और एक लास्ट पॉइंट और है, 180 डिग्री पर अगर फोर्स हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हैं दो वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट क्या करते हैं बच्चों, उनका डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले वेक्टर को डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तो ये अपन ने देखा। अब इस पर बेस्ड हम बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट देखें,
पहला क्वेश्चन को हम देख रहे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे करते हुए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड स्मॉल ए है, ए इसकी साइड स्मॉल ए है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और इनके जो वर्टेक्स हैं, कॉर्नर हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, उस पर सेम चार्ज रखा हुआ है। सपोज करें एक बार तो सेम लेकर देखते हैं हम लोग इस प्रकार से। हमें फोर्स फाइंड करना है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। हालांकि यहाँ पर सिमेट्री से पता चल रहा है सभी चार्ज पर सेम ही लगेगा, किसी पर भी निकाल लो, पर हमें इस वाले चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना फोर्स लगेगा। चाहो तो इनको ए बी एंड सी तो हम देखें, लिख सकते हैं डायग्राम बनाकर कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज विच इज केप्ट ऑन पॉइंट सी। सी पर स्थित आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे कि बात कर रहे थे यहाँ पर कितने फोर्स लगने वाले हैं कि इस पर देखेंगे हम लोग इस चार्ज के अलावा कितने चार्ज और रखे हुए हैं इसके अराउंड। तो एक चार्ज तो ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से लगेगा। इधर की तरफ कितना लगेगा, F1 मान ले रहा हूँ मैं, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस का है, ए बी प्लस का है तो आउटवर्ड रहेगी इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन उस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही रहेगी। तो F1 बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देखें के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखें तो इस टाइप से ए फोर्स आ जाएगा किसकी वजह से, इस Q की वजह से। आफ्टर दैट आगे चर्चा करें हम लोग इस जो B पर रखा हुआ है चार्ज उसकी वजह से किधर की तरफ और कितना फोर्स लगेगा। तो ए बी प्लस का है, ए बी प्लस का है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो लाइन है दोनों को मिलाने वाली लाइन उसके अलोंग ही इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ए हो जाएगा बच्चों, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन रहेगी इधर की तरफ। और मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना इस पर फोर्स लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा F2 बराबर, तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम तरीके से इसके बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल ए है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखो दोनों वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, अब उनका वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए हमें क्या है कि इनके बीच का एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो गया है। मतलब कि हमें अब इसका और इसका सम करना है, और इसका सम करने के लिए हमें इनके बीच का एंगल पता चल गया 60 डिग्री है। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे कुछ एक पॉइंट्स बताए थे, उस पॉइंट्स में एक मैंने पॉइंट बताया था कि अगर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों, देखो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 60 डिग्री पर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है, याद करो, देखो कितना लिखाया था मैंने तुम्हारे को, वो लिखाया था √3f। मतलब अगर मैं इसको f कंसीडर कर लूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, और कितना आ जाएगा, √3f। मतलब f रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3f। f का मतलब KQ² अपॉन A²। तो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा, फाइनल जो आंसर रहेगा, यही अपना आंसर है। हाँ, अगर जो मैंने ट्रिक जो लर्निंग पॉइंट्स लगाए थे वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कैसे कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, फिर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे उसको, तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हारे को टाइम सेविंग के लिए कुछ एक पॉइंट्स लिखाए थे वेक्टर से रिलेटेड, वो हमें याद होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर एक और बात कि बाय द वे अपने को कभी कम चांसेज हैं ऐसे ऑप्शन आई कैप जी कैप की फॉर्म में दे दिए जाए, मतलब वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाए, तो क्या करेंगे हम लोग। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक अपने को एंगल पता चल गया, कितना एंगल है, 30 डिग्री। ए एंगल है 30 डिग्री और ये FR है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इसका इधर की तरफ हो जाएगा FR cos 30 और नीचे की तरफ हो जाएगा FR sin 30। तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
बाय द वे ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। ऐसी कंडीशन में अपन ने ऑलरेडी देख रखा है वेक्टर वाले चैप्टर में कि कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में कि एफ आर को अपन लिखना चाहें तो इसको कंपोनेंट लेकर हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि एफ आर cos 30 आई कैप्स प्लस ये नीचे की तरफ आएगा एफ आर साइन 30। नीचे की तरफ आने की वजह से मैं इसमें क्या लगा दे रहा हूँ, माइनस का जी कैप लगा दे रहा हूँ, और एफ आर की वैल्यू यहाँ से पुट करके ये वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड। और हम आगे चर्चा करें कि अगर मैं इस पर फाइंड कराता तो सिमेट्री से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी इस पर भी फोर्स फाइंड करते तो भी कितना आता, इतना ही रिजल्ट आना था, डायरेक्शन चेंज हो जाती। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस पर भी कितना आता, सेम आता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सिस्टम पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं पूछ लेता कि बताइए बच्चों, ये जो सिस्टम है 3 4 से बना हुआ, इस सिस्टम पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है इस सिस्टम पर, जो 3 और 4 से बना हुआ सिस्टम है, तो उसका आंसर कितना आता। तो कल मैंने तुम्हारे को बताया था कि ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स 2 चार्ज के बीच में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, जितना फोर्स इसने लगाया, ऐसे करते हुए ये सारे के सारे फोर्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के कारण इस पर जो एफ रिजल्टेंट आएगा इस सिस्टम पर, वो कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अगर मैं सिस्टम की बात करूं इस पूरे सिस्टम की कि एफ सिस्टम, तो ये 0 आ जाएगा। या इससे पहले अपन एक क्वेश्चन देखा था, उसमें एफ एक्सटर्नल 0 क्यों माना था, क्योंकि वो नेट 0 था तो मोमेंटम कंजर्व कर लिया था। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी सिस्टम की बात करें तो ये एफ जो नेट है सिस्टम पर वो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसी में ही हम थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन यही रहेगा स्टूडेंट, मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दे रहा हूँ। क्या है वो वेरिएशन, देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन का मोस्टली पार्ट पहले के जैसा ही है, मोस्टली पार्ट पहले के जैसा ही है। मैं इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, केवल अपने को कैलकुलेशन या वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। क्या है वो चेंज, देखेंगे हम लोग कि सब कुछ चार्ज फैले के जैसे ही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, अंतर इतना है कि इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, इस चार्ज को मैंने माइनस का बना दिया। अब सेम क्वेश्चन है कि फाइंड दी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज केप्ट एट पॉइंट C, कि C पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स निकालना है हमें, एफ नेट हमें फाइंड करना है, इस पर कितना लगेगा, और इसको मैंने बना दिया है माइनस का। कोशिश करें बच्चों, डायरेक्शन बताओ। पहला वर्क काम तो यही होता है इसमें कि F1 F2 की डायरेक्शन शो करें हम लोग सही तरीके से। उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि इसमें वेक्टर वाले जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें कोई काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना जनरल फॉर्मूला काम में लें हम लोग। तो देखो बच्चों, समझते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, ये चार्ज है माइनस का, ये चार्ज है प्लस का, तो यहाँ पर अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक जो चार्ज है वो इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट का मतलब अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगा F1। इसको मैं मान लेता हूँ ये F1, और F1 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से, के Q1 Q2 सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, और R का मतलब ये साइड ए दे रखी है तो ए स्क्वायर हो गया। तो ए फोर्स निकाल ली हमने F1। सिमिलरली अपन इस पर इस चार्ज के कारण फोर्स निकालें तो ये क्या है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो रिपेल करेंगे तो ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ये फोर्स। और ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू या F2 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड तो ए ही है, ए के बराबर। तो अब ये दोनों निकाल लिए हम लोगों ने। हाँ, हमें मालूम है कि इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितनी डिग्री का हो जाएगा, देखें हम लोग। तो ए लीनियर
एंगल है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 120 डिग्री। ए एंगल हो गया 120 डिग्री। अब अपने को दो फोर्स का सम करना है। इस टाइप से मैं अलग से बनाकर दिखा दूं तुम्हारे को कि ए तो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इनके बीच का एंगल है 120। तो चाहे तो अपन जो जनरल फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, या मैंने तुम्हारे को एक पॉइंट बताया था कि डायरेक्ट लर्न करना है ऐसी कंडीशन के लिए। वो क्या था कि जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स 120 डिग्री पर होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बीचों बीच आता है और उतना ही आता है जितना एक फोर्स की वैल्यू होती है। तो ये एफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों ऐसी कंडीशन में, ये आ जाएगा कि एफ रिजल्टेंट परिणामी बल आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज, ऐसे जो क्वेश्चन है ट्राइंगल पर भी कितने भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, ये कितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कराए जा सकते हैं, बट कंसेप्ट को समझने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं और एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये चार्ज तीनों चार्ज सेम है, क्यू है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिस पर रखे हुए हैं। अगर मैं इसको कितना बना दूं, 2 बना दूं, इसको मैं 3 बना दूं, तो फिर इस पर क्या फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ये जो चार्ज सी पर रखा हुआ है इस पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों, ये आप लोग फाइंड करके कमेंट्स में बताना कि इसका कितना आंसर आया। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये तुम लोग खुद सॉल्व करना कि इस टाइप से इनको अपने मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर दें तो कितना क्या आंसर आएगा। चलो तो एक क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन थे, नेक्स्ट और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं बस। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड स्मॉल ए और ए क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू चार्ज रख दें, यहाँ पर क्यू चार्ज रख दें इस प्रकार से। और जो इसका सेंटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यहाँ पर भी मैंने कितना चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू रख दिया सपोज करें। अभी इस समय हम स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स फाइंड करें कितना आएगा। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि इसको डायरेक्शन वगैरह बताएं, सिमेट्री से देखें तो एफ नेट 0 आने वाला है। कितना आ जाएगा एफ नेट 0, कैसे आएगा ये थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हारे को कि ए जो फोर्स है, ये जो चार्ज है ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ मान ले रहे हैं हम लोग, इधर की तरफ ए है इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा एफ, और ए इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये हो जाएगा एफ। तो ये जो फोर्स है वो 120 के एंगल पर 3 फोर्स लग रहे हैं। तो इनका जो सम करेंगे, चूँकि ये 120 पर हैं तो सम करेंगे तो ऊपर की तरफ नेट कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और इसको इसके साथ वेक्टर सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जो सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पहली जो अभी जो अपन ने कंडीशन ले रखी है उसमें एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0, कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट में थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज क्या किया गया है कि एक फोर्स को मैं, एक जो चार्ज हैं उनको मैं माइनस का बना दे रहा हूँ, ए माइनस का बना दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। अब ये है क्वेश्चन जो कि मेन क्वेश्चन अपन को कराना था, वो ए वाला क्वेश्चन है कि एक चार्ज को मैंने नेगेटिव का बना दिया है, तो जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है उस पर अपन को नेट फोर्स फाइंड करना है कि कितना लगेगा। इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। 0 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसको एक बार ट्राई करें हम लोग पोज करके, और बाद में हम ये चेक करेंगे क्या मेरा आंसर सही आया था क्या। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये चार्ज और ये चार्ज प्लस के हैं, तो ए एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस पर इसकी वजह जो एफ लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, या F1 भी मान सकता हूँ मैं इसको। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें हम, इसका मैग्नीट्यूड
फाइंड करने के लिए इस बार हमें ए डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है ये मालूम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस का पता करने के लिए हमें मालूम है कि ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर पूरा कंप्लीट 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आधा हो जाएगा, क्योंकि जो मीडियन है वो आधा आधा करती है साइड को, तो ए हो जाएगा। अब इसमें हमें ए फाइंड करने के लिए क्या लगा दिया जाए, यहाँ पर कौन सा रेशियो लगा दिया जाए, ए हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, तो cos 30, तो cos 30 लगाएं और उससे हम सॉल्व करें तो यह जाएगा a/√3, a/√3। ए है ए सी डिस्टेंस, जो कि अच्छे बच्चों के लिए तो वो ऑलरेडी याद भी रहती है। अगर याद नहीं है तो ये डिस्टेंस हमें याद रखनी है कि इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, a/√3, साइड का 1/√3 होती है। तो यहाँ से ये बात करें हम लोग तो ये कितना जाएगा, k⁴1 q2/r²। तो k⁴1 q2/r², r² बोले तो a/√3 का स्क्वायर, तो a² √3 का रूट हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स आया वो ये आया। इसी टाइप से हम इसके बीच का भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस का है, ए भी प्लस का है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ए हो जाएगा इधर की तरफ। सेम तरीके से कितना होगा ये डिस्टेंस, तो a/√3 रहेगी, तो ए हो जाएगा F = 3kq²/a²। अब बात करें हम लोग इस क्यू चार्ज पर, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, तो ये माइनस का है, ए प्लस का है। ए वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ मान ले रहे हैं, F = इधर की तरफ रहेगी डायरेक्शन, और ये जो डिस्टेंस है वो a/√3 रहेगी, क्योंकि सेंटर की जो डिस्टेंस है वो तीनों पॉइंट सीट से सेम रहती है। तो ये हो जाएगा kq²/a² और √3 की वजह से 3 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 3 फोर्स बनाए हैं। अब इनका वेक्टर सम करें बच्चों, तो वेक्टर सम करने के लिए मैं इनको अलग से बना ले रहा हूँ। अलग से इनको बना लेता हूँ कि ए एफ है और एक एफ ए है, और इनके बीच का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 का। तो ये हमने अभी देखा था कि ऐसे करते हुए ये जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनेगा। तो ये 120 डिग्री हो गया। ए भी एफ है और एक ऊपर की तरफ ऐसा फोर्स है वो भी एफ ही है। आप देखें हम लोग इसको कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि अपने को जो सरल फोर्स हैं, जो फोर्स बिल्कुल सिंपल हैं ऐड करने में, उनको हम सबसे पहले ऐड करें। हालांकि इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस एंगल 60 डिग्री है तो √3 टाइम्स आ जाएगा। बट बेटर रहेगा कि हम क्या करें कि ए फोर्स और ए फोर्स एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं बच्चों, 120 डिग्री पर हैं, 120 डिग्री के कोण पर हैं। और हमें मालूम है, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दो फोर्स 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो वेक्टर सम करते हैं वो सेम आ जाता है। मतलब इधर इनका रिजल्टेंट कितना रहेगा, एफ ही रहेगा। मतलब एफ और एफ को ऐड करने के बाद एफ ही आएगा इनका रिजल्टेंट। और कितने डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री पर ऑलरेडी एक फोर्स अवेलेबल है अपने पास, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट कितना आया, ए आ गया। तो अब अपने पास ये 2 फोर्स रह गए हैं ऐड करने के लिए। अब चूंकि ये सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तो ये जो एफ रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 2f। एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 2f आ गया। और यहाँ पर हम इसकी एफ की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कहाँ गया, ए रहा, तो ये हो जाएगा 6kq²/a²। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। ये था, अगर अपने को जो वेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स हमें याद हैं तो ये बिल्कुल तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क के लिए देते हैं, तुम लोग खुद ट्राई करना, तुम्हारे को सेल्फ सॉल्यूशन के लिए देते हैं कि इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, एक क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेम है और इसमें हमें इसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स फाइंड न करके, इस पर करना है। तो स्टूडेंट इस पर कितना फोर्स आएगा,
ये आप लोग कमेंट में बताना कि कितना फोर्स आया। चलो तो फिलहाल तो हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पर बेस्ड अपन ने कुछ एक क्वेश्चन किए। अब इनका कोई अंत तो है नहीं कि कितने क्वेश्चन कराएं। ये अपने प्रैक्टिस के हिसाब से जिनको भी वेक्टर वगैरह आता है तो इसमें सफिशिएंट है क्वेश्चन। अब चार्ज में यहाँ पर भी रख दूँ, इसको मैं डबल कर दूँ, इसको माइनस का कर दूँ, प्लस का कर दूँ, कितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और भी तुम्हारे को इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे को लिंक में एक DPP देंगे, तो उसको डाउनलोड करके भी तुम लोग क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो।